ये जानने के बाद कि रुद्र ही मिस्टर रुद्र है, रवीना खुशी से मुस्कुराई। लेकिन राधिका, आराध्या और अन्य लोगों को मुस्कुराने का कोई कारण नहीं मिला। आराध्या का मुंह अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिरकार आराध्या की नजरों में रुद्र और मिस्टर रुद्र एक ही दुनिया के लोग नहीं थे। उन्हें कभी जोड़ा नहीं जा सकता था। आखिरकार एक गरीब डिलीवरीमैन था जो जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि दूसरा 4 प्रांतों में जाना पहचाना एक सुपरमीर दूसरी पीढ़ी का था। वे दोनों कैसे जुड़ सकते थे? लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। 2 असंबंधित व्यक्ति अब चमत्कारी रूप से एक दूसरे से जुड़ गए थे। झटके के अलावा उसके चेहरे पर डर भी दिखाई दिया। आखिरकार उसने अतीत में एक से अधिक बार रुद्र को अपमानित किया था। अगर वह अब बदला लेना चाहता तो आराध्या के पास कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। कंचन सदमे में खड़ी थी। उसे सब कुछ अविश्वसनीय लगा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इसका अंत ऐसा होगा। कंचन को अपने दिल में खुशी और आश्चर्य का मिश्रण महसूस हुआ, लेकिन साथ ही लाचारी का भी एहसास हुआ। इंद्रसेन, राकेश, अजय, तेजस्विनी और अन्य लोग अविश्वास में हाफ रहे थे। उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह सके। दृश्य पर माहौल बेहद अजीब था। इतना अजीब कि यह भयावह लग रहा था। यह लड़का मिस्टर रुद्र कैसे हो सकता है? यह सच नहीं हो सकता। क्या मैं सपना देख रहा हूं? इंद्रसेन ने 2 सेकंड की चुप्पी के बाद अविश्वास में चिल्लाया, लुओ, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह सब सच है। राकेश ने अपने दांत पीसते हुए लाचार होकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। यह रुद्र नकली होना चाहिए। वो मिस्टर रुद्र नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन इंद्रसेन जैसे पागल हो रहा हो, एक भयंकर अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया। जब राकेश ने इंद्रसेन को इस तरह देखा तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो खुद एक खतरनाक स्थिति में था। अजय एक पीले चेहरे के साथ रुद्र की स्थिति को देखा और अपने दिल में झटके और आतंक की लहर महसूस की। रुद्र की पहचान आखिरकार सामने आ गई, लेकिन ये एक ऐसा परिणाम था जिसे अजय स्वीकार नहीं कर सकता था। अजय ने हमेशा माना था कि रुद्र की एक छिपी हुई पृष्ठभूमि थी, लेकिन उसे कभी नहीं मिली थी। हालांकि इस बार अजय को आखिरकार रुद्र की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला। रुद्र, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी योजनाएं इतनी गहरी थी। तुमने इसे इतने लंबे समय तक छिपा कर रखा। तुम वास्तव में प्रभावशाली हो। अजय कड़वाहट से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने खुद से बड़बड़ाया, रुद्र, मैं मानता हूं कि तुम इस बार जीत गए हो। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने धैर्यवान होगे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अब हार गया हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने बाकी जीवन हारूंगा। मेरी क्षमताएं ऐसी नहीं हैं जिनकी तुम तुलना कर सको। एक दिन मैं तुम्हें मुझसे ऊपर देखने के लिए मजबूर करूंगा। जब तेजस्विनी ने अजय के शब्दों को सुना तो वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका और फिर धीरे से सिर हिलाया। वर्तमान रुद्र पहले से ही इतना भयानक है, भविष्य में वो शायद हमसे भी आगे निकल जाएगा। यहां तक कि आर्थर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तेजस्विनी आर्थर को 4 एज में से एक के रूप में संदर्भित करता है। ये खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, इंद्रसेन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यहां तक कि तेजस्विनी को भी लगा कि रुद्र आर्थर से ज्यादा मजबूत था। इंद्रसेन में रुद्र से मुकाबला करने की क्या योग्यता है? उसने मूल रूप से मिस्टर रुद्र पर भरोसा करके तेजी से सफलता प्राप्त करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने पहले ही मिस्टर रुद्र को अनजाने में नाराज कर दिया था। दूसरी तरफ रुद्र ने निहाल के हाथ से माइक्रोफोन लिया और वहां मौजूद सभी को देखा। रुद्र की नजरें बेहद प्रभावशाली थी, जैसे कि कोई भी उसकी नजरें नहीं पकड़ सकता था। सबसे पहले मैं आप सभी को मुझे सम्मान देने और मेरी पार्टी में भाग लेने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आप में से कुछ ने मुझे पहले देखा होगा, लेकिन आप में से अधिकांश ने शायद नहीं देखा होगा। तो चलिए मैं अपना परिचय देता हूं। मैं रुद्र, एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष, और वो मिस्टर रुद्र हूं जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं।
रुद्र ने भीड़ से शांति से बात की। एक पल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। हालांकि इंद्रसेन और अन्य लोगों ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि शायद उन्होंने ये भी नहीं समझा था कि रुद्र क्या कह रहा था। इसके बाद निहाल के संकेत के बाद रुद्र ने लापरवाही से कुछ विनम्र शब्द कहे। शिष्टाचार खत्म करने के बाद रुद्र सीधे मुद्दे पर आया और सभी को देखा। मैंने आज आप सभी को यहाँ एक ही चीज के लिए बुलाया है, और वह है कंपनी के लिए मेट्रो लाइन 9 परियोजना के लिए बोली में भाग लेने के लिए। रुद्र के शब्दों को सुनने के बाद भीड़ ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ लोग जिन्होंने पहले ही खबर सुन ली थी, बिना कुछ कहे अपनी जगह पर खड़े रहे। मुझे विश्वास है कि कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा एक सामान्य घटना है। समाज में जंगल का कानून कभी नहीं बदलेगा। प्रतिस्पर्धा विकास लाती है। एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन सबवे परियोजना के लिए बोली लगाने वाली अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह प्रतिस्पर्धा सामान्य और सीमाओं के भीतर रहेगी। मेट्रो लाइन 9 परियोजना खुद एक ऐसी परियोजना है जो लोगों को लाभ पहुंचाती है। इसलिए चाहे कोई भी परियोजना जीते, उन्हें जनता को कुछ लाभ पहुंचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। एक शांत अभिव्यक्ति के साथ रुद्र ने अपना भाषण समाप्त किया और मंच से उतरने से पहले माइक्रोफोन निहाल को सौंप दिया। अब आइए हम देवनगर मेट्रो कॉरपोरेशन के अध्यक्ष मिस्टर देवेश को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करें। निहाल ने जोर से चिल्लाया। देवेश ने सहयोग पूर्वक मंच पर कदम रखा और अपना भाषण शुरू किया। उसके शब्द वास्तव में बहुत सरल थे। उसने मूल रूप से सभी को बताया कि इस परियोजना के लिए बोली पूरी तरह से निष्पक्ष थी और उम्मीद की कि सक्षम कंपनियां बोली में भाग लेंगी। वहां मौजूद मालिक भी मूर्ख नहीं थे। देवेश का रुद्र की पार्टी में आना और ऐसी बातें कहना यह स्पष्ट कर देता था कि इसका क्या मतलब था। देवेश सभी को बता रहा था कि परियोजना पहले ही तय हो चुकी थी, इसलिए दूसरों को बोली लगाने में अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कंचन ने मंच पर देवेश को देखा और ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ समझ में आया। उसने सोचा कि रुद्र नंदिनी से निपट रहा था, लेकिन यह सिर्फ उसका अनुमान था जिसके पास कोई सबूत नहीं था। जहां तक राधिका, रवीना और अन्य लोगों की बात थी, वे व्यापारिक मामलों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि रुद्र और देवेश के भाषणों का क्या मतलब था। वे अभी भी इस तथ्य से हैरान थे कि रुद्र ही मिस्टर रुद्र था। जब देवेश ने अपना भाषण समाप्त किया तो पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। व्यापारिक टाइकून जो पहली बार रुद्र से मिले थे, उसके पास दौड़े और सक्रिय रूप से गिलास उठाकर एक टोस्ट में उठे। जब राकेश, अजय और अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखा तो उनके दिल मिलीजुली भावनाओं से भर गए थे। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक बोइंग एयरबस धीरे धीरे मुंबई हवाई अड्डे के मैदान पर उतरी। जब केबिन का दरवाजा खुला तो एक खूबसूरत कपड़ों में एक महिला अपने सचिव के साथ विमान से बाहर निकली। फिर वो ऊंची एडी में हवाई अड्डे से बाहर चली गई। खूबसूरत महिला ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर भारी मेकअप था और उसके कपड़े बहुत खुले हुए थे। उसने एक स्पैगेटी टी शर्ट और एक छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। उसकी लंबी और सीधी टांगे काले रंग की स्टॉकिंग्स में लिपटी हुई थी। वो बेहद मनमोहक लग रही थी। हालांकि इस महिला ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे, वो बेहद आकर्षक लग रही थी। इसके अलावा इस महिला के कपड़े सभी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के थे। एक साधारण जोड़ी स्टॉकिंग्स की कीमत भी हजारों रुपए हो सकती है। जब ये खूबसूरत महिला हवाई अड्डे की लॉबी में दिखाई दी तो वह तुरंत सभी का ध्यान का केंद्र बन गई। यहाँ तक कि सुंदर आकृतियों वाली फ्लाइट अटेंडेंट भी इस महिला के सामने फीकी पड़ गई। उसकी एक पतली आकृति थी और वह स्वाभाविक रूप से आकर्षक थी। उसकी आकस्मिक हरकतों में भी एक तरह का प्रलोभन था, जिससे लोग उसकी पकड़ में गहराई से आ जाते थे और खुद को निकाल नहीं पाते थे। इसके अलावा इस सुंदरी की आंखें बेहद अहंकारी थी, जिससे लोगों को सर्वोच्चता का एहसास होता था। ऐसा लग रहा था कि हवाई अड्डे में ये साधारण लोग उसका ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद खूबसूरत महिला सचिव के पीछे पीछे हवाई अड्डे के निकास द्वार पर गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से उसके पास आया। मिस ठाकुर, कार यहाँ है, अधेड़ उम्र के आदमी ने सम्मान पूर्वक कहा।
खूबसूरत महिला ने उदासीनता से अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पार्किंग में चली गई। यह सुंदरी कोई और नहीं बल्कि सेठी की मुंबई शाखा की प्रभारी नंदिनी थी। वह भी वह सफलता थी जिसे रुद्र ने खोजने की पूरी कोशिश की थी। अधेड़ उम्र का आदमी मुंबई में सिंह फैमिली का मुखिया तारक था। तारक ही वो व्यक्ति था जिसने कंचन को अपहरण करने के लिए हत्यारों को भेजा था। तारक और नंदिनी एक काली मर्सिडीज बेंज में चले गए। तारक सामने की यात्री सीट पर बैठा था, जबकि नंदिनी और सचिव पीछे बैठे थे। निहाल की तरफ की स्थिति कैसी है? नंदिनी ने अपने फोन को देखते हुए लापरवाही से तारक से पूछा। पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी है। निहाल का बॉस रुद्र भी आ चुका है। देवेश ने भी पार्टी में एक भाषण दिया। वो स्पष्ट रूप से सभी को बताना चाहता है कि वह इस परियोजना को निहाल और अन्य को देने की तैयारी कर रहा है। तारक ने चिंतित भाव से जवाब दिया, मैंने मूल रूप से सोचा था कि रुद्र सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था जिसे बलराम की विरासत किस्मत से मिली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी जल्दी देवेश के साथ मामले को सुलझाने की क्षमता होगी। हालांकि जब नंदिनी ने यह कहा तो उसका भाव बहुत शांत था, लेकिन वो वास्तव में अपने दिल में बहुत गुस्सा थी। तारक एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपना सिर घुमाया और धीरे से नंदिनी से पूछा, मिस ठाकुर, हमारे लिए अब इस परियोजना को जीतना लगभग असंभव है। आप आगे क्या करने की योजना बना रही हैं? नंदिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से अपनी कनपटी को रगड़ा। इससे पहले कि उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि हम इस परियोजना को आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में रुद्र आ जाएगा। ये सच में एक सिरदर्द है। ये सही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र में इतनी क्षमता होगी। मुझे लगा कि वह सिर्फ एक अज्ञानी अमीर वारिस है। तारक ने जल्दी से जोड़ा, हम इस बार बहुत लापरवाह थे। सेठी के उच्च अधिकारी पिछली बार तेल परियोजना के विफल होने पर पहले ही मुझसे बहुत असंतुष्ट थे। अगर इस बार सबवे परियोजना फिर से विफल हो जाती है तो वे निश्चित रूप से मुझे बदलने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगे। नंदिनी ने चिंतित होकर कहा। यह सुनकर तारक का भाव बहुत बदल गया, क्योंकि वो हकलाया, तो आप क्या करने की योजना बना रही हैं? मिस ठाकुर, तारक नंदिनी का चमचा था। अगर नंदिनी को बदल दिया जाता तो तारक को भी निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ता। नंदिनी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और धीमी आवाज में कहा, अब सबसे आसान तरीका रुद्र से मिलना और उससे सबवे परियोजना के बारे में बात करना है। क्या हम सिर्फ उससे मिलकर रुद्र को ये परियोजना हमें देने के लिए मजबूर कर सकते हैं? तारक ने भ्रम में पूछा। रुद्र का ध्यान इस परियोजना पर बिल्कुल नहीं है। उसका असली लक्ष्य मुझे बाहर निकालना है। अन्यथा उसने इस समय एक पार्टी का आयोजन नहीं किया होता ताकि सभी को पता चले कि ये सबवे परियोजना उसकी है। नंदिनी बहुत चतुर थी और उसने तुरंत रुद्र की असली मंशा का अनुमान लगा लिया। तारक को भी अचानक एहसास हुआ और उसने जल्दी से जोर से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्र सेठी से निपटना चाहता है? ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा उसके कार्यों की व्याख्या करने का कोई तरीका नहीं है। भले ही रुद्र को अब सबवे परियोजना मिल जाए, उसे नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह व्याख्या सबसे तर्कसंगत है। नंदिनी ने हल्के से सिर हिलाया। तारक एक पल के लिए हिचकिचाया। इससे पहले कि वो पूछता, तो मिस ठाकुर, आप क्या करेंगी? जब तक मैं अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रख सकती हूँ तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मुझे कुछ चुकाना पड़े। अपने लोगों को रुद्र से संपर्क करने के लिए कहो। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर खोजना चाहती हूँ। हालांकि नंदिनी ने रुद्र की असली मंशा का अनुमान लगा लिया था। यही एकमात्र रास्ता था जो वह ले सकती थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि रुद्र सच में सेठी से निपटना चाहता था। उसे केवल इस बात की परवाह थी कि क्या वह प्रभारी व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकती है। आप रुद्र से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती हैं? तारक थोड़ा हैरान लग रहा था। उसने जल्दी से कहा, मैं क्यों न रुद्र से मिलूं और बात करूं। आखिरकार तुम्हारे पास पर्याप्त वजन नहीं है और रुद्र तुम में दिलचस्पी नहीं लेगा। चूंकि वह बातचीत करना चाहता है तो चलो कुछ ईमानदारी दिखाते हैं, नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा। तारक जानता था कि हालांकि नंदिनी शांत दिख रही थी, वो वास्तव में बहुत निराश थी।
इसलिए उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वो केवल सिर हिला सकता था और जवाब दे सकता था, ठीक है, मैं अब किसी को इसे व्यवस्थित करने के लिए कहता हूं। नंदिनी ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर के दृश्य को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। सेठी जैसे एक बड़े संगठन में नियम और कानून बेहद सख्त थे और मानवता की बात नहीं थी। जब तक कोई सेठी को लाभ पहुंचा सकता था, तब तक उनका चरित्र कुछ भी हो, वे सेठी में जीवित रह सकते थे। और जो लोग सेठी को लाभ नहीं पहुंचा सकते थे, उन्हें अंततः छोड़ दिया जाएगा। देवनगर में सेठी शाखा के प्रभारी व्यक्ति के रूप में नंदिनी वास्तव में बहुत दबाव में थी। हालांकि जब से उसने पद संभाला था, उसने कोई अच्छा परिणाम हासिल नहीं किया था। सेठी के उच्च अधिकारी लंबे समय से नंदिनी से बहुत असंतुष्ट थे, इसलिए उसे इस सबवे परियोजना को जीतना ही था, चाहे कुछ भी हो। यह परियोजना नंदिनी के लिए अपनी स्थिति बनाए रखने का आखिरी मौका था। नंदिनी इस स्थिति को इतना महत्व क्यों देती थी? इसका कारण यह था कि इस स्थिति से मिलने वाले लाभ और शक्ति निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण थे। हालांकि नंदिनी के कुछ अज्ञात कारण भी थे। होटल के अंदर पार्टी जारी थी। व्यापार जगत के बड़े लोग सभी शराब के गिलास के साथ रुद्र के पास आए और एक के बाद एक उसे टोस्ट किया। इन लोगों के इस पार्टी में आने का कारण वास्तव में मुख्य रूप से रुद्र के लिए था। उन्हें मेट्रो परियोजना की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे बस रुद्र से मिलना चाहते थे। रुद्र की शराब सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी। अगर वह इस तरह से पीना जारी रखता तो वह निश्चित रूप से रात की याददाश्त खो देता। जब निहाल ने यह दृश्य देखा तो उसने चुपके से रुद्र को याद दिलाया कि वह शराब की जगह चाय पी सकता है। इसलिए रुद्र ने चाय का प्याला उठाया और एक एक करके उन्हें जवाब दिया। वे व्यापारिक बड़े लोग इस स्थिति से बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं थे। इसके विपरीत वे सभी बहुत खुश थे। राधिका, राकेश, अजय और अन्य ने रुद्र को अमीर लोगों के एक समूह से घिरा हुआ देखा। सभी उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यह दृश्य कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा और वे इसे स्वीकार करने में कुछ हद तक असमर्थ थे। मिस्टर इंद्रसेन, मिस्टर पोखरेजा आपको बुला रहे हैं। उसी समय अर्पित पोखरेजा का सचिव इंद्रसेन के पास गया और इंद्रसेन से फुसफुसाया। इंद्रसेन को पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसने कॉल को अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से उठा और अर्पित पोखरेजा के सचिव के साथ चला गया। कुछ मिनट बाद राधिका, राकेश और अन्य ने अर्पित पोखरेजा को इंद्रसेन के साथ रुद्र की ओर आते देखा। मिस्टर सिंघानिया, हम फिर से मिले, अर्पित पोखरेजा ने रुद्र पर खुशी से चिल्लाया। नमस्ते मिस्टर पोखरेजा। रुद्र ने अपना सिर घुमाया और अर्पित पोखरेजा को देखा और उदासीनता से जवाब दिया। मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपको पेश करने दे। ये मेरा बेटा इंद्रसेन है। अर्पित पोखरेजा ने इंद्रसेन को रुद्र के पास घसीटते हुए उसकी अकड़न महसूस नहीं की। रुद्र ने अपना सिर घुमाया और इंद्रसेन को देखा, फिर कैजुअल रूप से कहा, हम एक दूसरे को जानते हैं, तुम उसे जानते हो? अर्पित पोखरेजा का चेहरा थोड़ा परप्लेक्स लग रहा था। बिल्कुल, रुद्र ने सिर हिलाया। इंद्रसेन ने रुद्र को देखा। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था और उसका शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। अर्पित पोखरेजा मूर्ख नहीं था। वो अपने बेटे के चरित्र को किसी और से बेहतर जानता था। इसलिए वो जानता था कि इंद्रसेन ने रुद्र को नाराज किया होगा, वरना रुद्र का ऐसा रवैया कभी नहीं होता। मूल रूप से अर्पित पोखरेजा चाहता था कि इंद्रसेन रुद्र की चापलूसी करे और उसका लाखी बने। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इंद्रसेन के हाथों बर्बाद हो जाएगा। जब उसने अपना सिर घुमाया और इंद्रसेन को घूरकर देखा तो उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। इंद्रसेन अर्पित पोखरेजा की घूर से इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांप गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपको टोस्ट करने दे। अर्पित पोखरेजा ने रुद्र के लिए सम्मान पूर्वक अपना गिलास उठाया, लेकिन रुद्र ने अर्पित पोखरेजा की तरफ देखा भी नहीं। उसका रवैया बहुत ठंडा था। जब उसने यह देखा तो अर्पित पोखरेजा के चेहरे पर भाव और भी नर्वस हो गए। हालांकि चूंकि आसपास अधिक लोग थे, उसने कुछ भी और कहने की हिम्मत नहीं की।
वह केवल अपने गिलास में शराब खत्म कर सका, फिर मुड़ा और इंद्रसेन के साथ चला गया। जब राकेश ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल चिंता और डर से भर गया। उसे बहुत डर था कि रुद्र उससे बदला लेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद राकेश को एहसास हुआ कि रुद्र का उसे बिल्कुल भी जवाब देने का इरादा नहीं था। इसने राकेश को और भी एंग्री बना दिया, क्योंकि वो आखिरकार समझ गया कि रुद्र ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। रुद्र की नजरों में वो सिर्फ एक छोटा, महत्वहीन उपस्थिति था। फिर भी राकेश जानता था कि वह रुद्र का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों के बीच की खाई बहुत भयानक थी। इस तरह की खाई को साधारण कड़ी मेहनत से नहीं भरा जा सकता था। अजय का चेहरा भी बहुत एंग्री था, लेकिन अजय का रुद्र को छोड़ने का स्लाइटेस्ट इंटेंशन नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि भले ही रुद्र के पास अब ऐसी उपलब्धियां तो क्या, देर इज बेर, वो रुद्र को अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। बेशक ये सिर्फ अजय की कोरी कल्पना थी। इस समय उसे शायद पता नहीं था कि रुद्र की पृष्ठभूमि सिर्फ निहाल का बॉस होने जितनी सरल नहीं थी। रुद्र के पीछे की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसकी अजय जैसा साधारण व्यक्ति कल्पना कर सके। आधे घंटे बाद लगभग सभी मौजूद बॉस ने रुद्र को टोस्ट करना खत्म कर दिया था। रुद्र कंचन और अन्य के पास लौट आया। रुद्र, तुम सच में मिस्टर सिंघानिया हो? जब रवीना ने रुद्र को आते देखा तो उसने जल्दी से उसे पुकारा। मुझे खेद है, मैं कुछ कारणों से आपको अपनी असली पहचान नहीं बता सका। रुद्र जानता था कि रवीना और कंचन शायद ही केवल वही थे जो उसके बारे में चिंतित थे, इसलिए उसने उन्हें चीजों को समझाने के लिए पहल की। ये ठीक है रुद्र, अगर तुम मुझे इसके बारे में नहीं बता सकते थे तो कुछ मुश्किलें रही होंगी, रवीना ने सेंसिबली जवाब दिया। रुद्र थोड़ा मुस्कुराया और रवीना के सिर पर कुछ भी कहे बिना थपथपाया। जब आसपास के अमीर लोगों ने देखा कि रुद्र और रवीना कितने इंटीमेट थे तो वे स्वाभाविक रूप से जेलस थे। उन्होंने सोचा कि नवीन सच में कुछ था कि उसने एडवांस में अपनी बेटी को रुद्र से मिलवाया। अगर उन्हें इसके बारे में पहले पता होता तो वे निश्चित रूप से ऐसे अवसर को नहीं चुकते। अर्पित पुखरेजा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जब सानवी और तन्वी पहले असफल हुए थे तब वो पहले से ही बहुत एंग्री था। अब जब इंद्रसेन ने रुद्र को नाराज कर दिया था, अर्पित पुखरेजा को लगा कि भविष्य में रुद्र के करीब जाना स्वर्ग जाने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। रवीना के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद रुद्र ने कंचन की ओर मुड़ा और कहा, कंचन, मुझे अपनी असली पहचान पहले नहीं बताने के लिए मैं सच में माफी चाहता हूं। नहीं, ये ठीक है। कंचन ने रुद्र को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराई। इस समय उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। कंचन, मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी भी निर्माण सामग्री का सौदा करती है ना? रुद्र ने पूछा। हाँ, क्यों? कंचन ने भ्रम में जवाब दिया। भले ही मैंने तुमसे ये मेट्रो परियोजना छीन ली, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि अंत में जो भी कंपनी इस परियोजना को प्राप्त करेगी वे तुम्हारी कंपनी से निर्माण सामग्री खरीदेंगे। रुद्र ने सीधे कहा। रुद्र, क्या तुम सच में कह रहे हो? जब कंचन ने यह सुना तो वो उत्साहित होकर चिल्लाई। असल में कंचन के पास इस मेट्रो परियोजना को प्राप्त करने का ज्यादा मौका नहीं था। आखिरकार वह सेठी के लोगों से बिल्कुल भी नहीं निपट सकती थी। हालांकि अगर रुद्र ने उसकी कंपनी से निर्माण सामग्री खरीदने के लिए सहमति दी तो ये उसकी कंपनी के लिए एक शानदार बात होगी। इस तरह वे न केवल पिछले नुकसान की भरपाई कर सकते थे बल्कि उनकी कंपनी भी अच्छी कमाई कर सकती थी। रुद्र, क्या तुम मजाक कर रहे हो? कंचन ने अविश्वास में रुद्र की तरफ देखा और पूछा। बेशक नहीं, रुद्र ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह कंचन को मुआवजा देने के लिए ही ऐसा कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कंचन ने खुशी से कहा। रुद्र ने आगे बात नहीं की, लेकिन अपनी नजर राधिका और आराध्या की तरफ मोड़ी। जब आराध्या को एहसास हुआ कि रुद्र उसकी तरफ देख रहा है तो उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और सीधे रुद्र की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने पहले कई बार रुद्र को नाराज किया था। वो बहुत चिंतित थी कि रुद्र उससे बदला लेने के लिए आएगा, लेकिन वास्तव में रुद्र का आराध्या पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। इस तरह की महिला उसके समय के लायक नहीं थी।
रुद्र ने अपनी नजर राधिका की तरफ मोड़ी। राधिका ने रुद्र को खामोशी में देखा। इस समय उसके सुंदर चेहरे पर एक बहुत ही जटिल भाव था, संदेह और भ्रम था, लेकिन इसका अधिकांश सदमा और पछतावा था। वो हैरान थी कि रुद्र अचानक मिस्टर सिंघानिया बन गया था। उसे उस समय के अवसर को न समझने और रुद्र के साथ एक अच्छा रिश्ता न बनाने का पछतावा था। मूल रूप से वह चंद्रमा को पाने वाली पहली हो सकती थी। एक बार जब उसने रुद्र के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने की पहल की, तो वह रुद्र के साथ हो सकती थी। हालांकि उसने राकेश को चुना। जब राकेश की तुलना रुद्र से की जाती थी, जो आसमान जैसा था, तो वह धरती जैसा था। वास्तव में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं मिस्टर सिंघानिया हूं, लेकिन तुमने इसे एक मजाक समझा। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने जो कहा था वो मजेदार था? रुद्र ने राधिका से धीरे से पूछा। राधिका का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह एक पल के लिए थोड़ी शर्मिंदा महसूस हुई। मैंने तुमसे कहा था, जो वास्तव में हास्यास्पद है वो मैं नहीं हूं, बल्कि तुम हो। क्या तुम अब समझती हो? रुद्र ने राधिका की तरफ देखा और जारी रखा, रुद्र, अगर तुम मिस्टर सिंघानिया हो तो क्या हुआ? राधिका ने रुद्र पर चिल्लाया जैसे कि वो हार मानने को तैयार नहीं थी। तो क्या हुआ? रुद्र ने ताना मारा और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पिताजी को मेरी पहचान का पता चल जाएगा तो वो तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझसे भीख मांगेंगे। तुम। राधिका की आंखों में गुस्सा चमक गया। लेकिन चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहने के बाद रुद्र मुड़ा और दूर चला गया। पहले रुद्र अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने राधिका के प्रति बहुत सारी भावनाओं को दबा दिया था। अब उसकी भावनाएं आखिरकार जारी हो गई। राधिका ने रुद्र की पीठ की तरफ देखा और उसे अंतहीन पछतावा महसूस हुआ। इस समय उसने पहले जो हुआ था उसे याद किया और महसूस किया कि वो कितनी मूर्ख और हास्यास्पद थी। रुद्र अचानक मिस्टर सिंघानिया कैसे बन गया? क्या वह सिर्फ एक डिलीवरी मैन नहीं था? राधिका, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी? आराध्या ने रुद्र को जाते हुए देखकर राधिका से धीरे से पूछा। राधिका जमीन पर जड़वत खड़ी रही और कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस पर वार बहुत बड़ा था। राधिका, रुद्र ने तुम्हें कब बताया था कि वो मिस्टर सिंघानिया था? तुमने हमें क्यों नहीं बताया? आराध्या ने राधिका से पूछना जारी रखा जब उसने देखा कि वो कुछ नहीं कह रही थी। उस समय मुझे सिर्फ ये लगा कि रुद्र शेख ही मार रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब वास्तव में सच था। राधिका ने कड़वाहट से मुस्कुराया और आराध्या को समझाया। आराध्या असहाय लग रही थी। ये नहीं जानती थी कि क्या कहना है। इंद्रसेन, राकेश, अजय और बाकी लोगों पर भी एक भारी माहौल छाया हुआ था। सभी ने इंद्रसेन और रुद्र के बीच के संघर्ष को देखा था, इसलिए अब बहुत से लोग खुशी मना रहे थे। उन्हें लगा कि रुद्र निश्चित रूप से इंद्रसेन को नहीं छोड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र वो मिस्टर सिंघानिया होगा। तेजस्विनी ने धीरे से आह भरी। अगर वो मिस्टर सिंघानिया है तो क्या हुआ? मुझे विश्वास नहीं है कि उसमें मुझसे कुछ भी करने की हिम्मत है। हमारे बीच का मामला खत्म नहीं हुआ है। इंद्रसेन ने अपने घायल गौरव के खातिर कोई कायरता नहीं दिखाई। हालांकि वो पहले से ही इतना डरा हुआ था कि उसे नहीं पता था कि क्या करना है। इंद्रसेन की बातें सुनकर तेजस्विनी को असहाय महसूस हुआ। वो उसे समझाने की कोशिश किए बिना नहीं रह सका। इंद्रसेन, ये मिस्टर सिंघानिया सरल नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उसे भड़काने की कोशिश न करो। तो क्या ये मामला ऐसे ही खत्म हो गया? इंद्रसेन ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। तो अगर ऐसा है तो क्या तुम मिस्टर सिंघानिया के खिलाफ जाने की योजना बना रहे हो? वैसे भी मैं इस मामले में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखता हूं। मुझे अभी कुछ काम है तो मैं पहले निकलता हूं। तेजस्विनी को लगा कि अगर वो इन मामलों में उलझता रहा तो वह निश्चित रूप से अच्छी तरह से खत्म नहीं होगा। इसलिए ये कहने के बाद वो मुड़ा और चला गया। तेजस्विनी। इंद्रसेन ने तेजस्विनी को जाते हुए देखा और बेचैनी से चिल्लाया। इंद्रसेन में तेजस्विनी के आसपास होने पर कुछ आत्मविश्वास था, लेकिन अब जब तेजस्विनी भी डर गया था तो वो और भी डरपोक था।
इस समय एक अधेड़ उम्र का आदमी इंद्रसेन के पास गया और धीरे से कहा, मिस्टर इंद्रसेन, मिस्टर पुखरेजा आपको बुला रहे हैं। यह सुनकर इंद्रसेन हैरान रह गया। वह जानता था कि अर्पित पुखरेजा को जरूर पता चल गया होगा कि क्या हो रहा था और वह उसे सजा देने के लिए ढूंढने के लिए तैयार था। लेकिन इस समय इतने सारे लोग देख रहे थे। अगर उसने जाने की हिम्मत नहीं की तो यह बहुत शर्मनाक होगा। इसलिए इंद्रसेन 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि वह खड़ा हुआ और अधेड़ उम्र के आदमी के साथ चला गया। राकेश ने इंद्रसेन को जाते हुए देखने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और अजय से फुसफुसाते हुए कहा, क्या इंद्रसेन के साथ कुछ गलत है? रुद्र निश्चित रूप से इंद्रसेन को नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंद्रसेन अर्पित पुखरेजा का बेटा है, इसलिए रुद्र शायद उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। अजय ने भावहीनता से विश्लेषण किया। इंद्रसेन ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या रुद्र हमसे बदला लेगा? राकेश ने पूछना जारी रखा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर रुद्र बदला लेना चाहता तो हमने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता, लेकिन उसने कभी कोई कदम नहीं उठाया। अजय ने सिर हिलाया और कहा, रुद्र ने शायद शुरू से ही हमें गंभीरता से नहीं लिया। राकेश ने अजय की बातें सुनने के बाद वो कड़वाहट से हंसे बिना नहीं रह सका। फिर वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और कहा, चूंकि रुद्र हमें गंभीरता से नहीं लेता है तो हम दोनों अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी करो और चलते हैं। रुद्र, मैं एक दिन तुमसे आगे निकल जाऊंगा। अजय ने एक गहरी सांस ली, फिर खड़ा हुआ और राकेश के साथ चला गया। दूसरी तरफ इंद्रसेन को अधेड़ उम्र के आदमी द्वारा ले जाने के बाद वो सीधे लिफ्ट से होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर चला गया। इंद्रसेन अभी भी बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका क्या इंतजार कर रहा था। इंद्रसेन बीच की उम्र के आदमी के पीछे होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर गया। सबसे ऊपरी मंजिल पर ज्यादा लोग नहीं थे। वहां सिर्फ रुद्र, निहाल, शौर्यवीर सिंह, अर्पित पुखरेजा और बाकी लोग थे। इन लोगों में से कोई भी मुंबई में सबसे अच्छे लोगों में से एक माना जा सकता था। हालांकि इस समय ये सभी लोग रुद्र के पीछे खड़े थे। केवल रुद्र सोफे पर बैठा था। इस बिंदु से कोई भी देख सकता था कि रुद्र की पहचान कितनी भयानक थी। इंद्रसेन ने अर्पित पुखरेजा को देखा तो उसका चेहरा बेहद क्रूप हो गया। वो अपने दिल में जानता था कि आज का मामला निश्चित रूप से उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद वो धीरे धीरे अर्पित पुखरेजा की ओर चला गया और धीमी आवाज में पूछा, पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया? अर्पित पुखरेजा ने दांत पीसकर और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने मिस्टर सिंघानिया का अपमान किया? मुझे नहीं पता था कि वो मिस्टर सिंघानिया थे। इंद्रसेन जानता था कि वो पहले ही सच जान चुका था, इसलिए उसने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। अर्पित पुखरेजा ने इस बारे में सोचा भी नहीं और इंद्रसेन के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। फिर उसने ठंडे चेहरे के साथ चिल्लाया, क्या तुम थक चुके हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सिंघानिया का अपमान करने की? क्या तुम जानते हो कि तुम बस मौत मांग रहे हो? इंद्रसेन को अर्पित पुखरेजा ने थप्पड़ मारा तो उसका चेहरा असामान्य रूप से गुस्से में था। उसने दांत पीसे और अपनी जगह पर खड़ा रहा, रुद्र को देखते हुए, लेकिन विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। इस समय वो पहले ही स्थिति की गंभीरता को महसूस कर चुका था। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से मिस्टर सिंघानिया से माफी मांगो। अर्पित पुखरेजा ने इंद्रसेन को अभी भी खड़ा देखकर गुस्से से चिल्लाया। इंद्रसेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे रुद्र के सामने चला गया और धीमी आवाज में कहा, रुद्र, ये सब मेरी गलती थी, मैं माफी चाहता हूं। रुद्र ने इंद्रसेन की ओर देखा और भावहीन होकर कहा, क्या तुम अब भी मुझसे अकेले अकेले लड़ना चाहते हो? क्या तुम अब भी मुझसे निपटना चाहते हो? इंद्रसेन को नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है। घुटने टेक कर मिस्टर सिंघानिया से माफी मांगो। इस पल में अर्पित पुखरेजा ने फिर से इंद्रसेन पर चिल्लाया। अर्पित पुखरेजा की बात सुनकर इंद्रसेन तुरंत अवाक रह गया। वह जल्दी से अपना सिर घुमाकर अर्पित पुखरेजा की ओर देखने लगा, जैसे कि वो अर्पित पुखरेजा का मतलब ठीक से नहीं समझ पाया था। अर्पित पुखरेजा ने देखा कि इंद्रसेन ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर से चिल्लाता रहा।
मैंने तुमसे मिस्टर सिंघानिया के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहा। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? मैं उसके सामने घुटने टेक कर माफी क्यों मांगू? मैंने अभी अभी माफी मांगी है। इंद्रसेन को लगा कि रुद्र से माफी मांगना पहले से ही सबसे बड़ी छूट थी, लेकिन अगर उसे घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी तो वो बस ऐसा नहीं कर सकता था। बकवास बंद करो। अगर मैं तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहता हूं तो घुटने टेक दो। अर्पित पुखरेजा अब परवाह नहीं कर सकता था। आखिरकार भले ही उसमें ऐसा करने की हिम्मत होती, लेकिन वह कभी भी रुद्र का अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उसने अपना पैर उठाया और इंद्रसेन के नितंब पर लात मारी। धमाका! इंद्रसेन का संतुलन बिगड़ गया और वह अपने घुटनों पर गिर गया। रुद्र सोफे पर बैठा और इंद्रसेन को भावहीन होकर देखने लगा। माफी मांगो। अर्पित पुखरेजा ने उसे घूरकर देखा और गुस्से से चिल्लाया। इंद्रसेन ने जटिल भाव के साथ रुद्र को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन रुद्र के सामने घुटने टेकेगा। इसने उसके स्वाभिमान को भारी झटका दिया था। लेकिन अब जब चीजें यहां तक आ गई थी तो इंद्रसेन जानता था कि अगर वह रुद्र के सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगता तो वह निश्चित रूप से अंत में मर जाएगा। मैं माफी चाहता हूं। इंद्रसेन ने दांत पीसे और एक भयंकर भाव के साथ रुद्र पर चिल्लाया। रुद्र इंद्रसेन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे उससे कहा, आज से मैं इस व्यक्ति को और नहीं देखना चाहता। क्या तुम मेरा मतलब समझते हो? मैं समझता हूं। इंद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और रुद्र की ओर सिर हिलाया। तो दफा हो जाओ। रुद्र ने अपना हाथ हल्के से हिलाया। रुद्र की बातें सुनकर अर्पित पुखरेजा को राहत मिली। आखिरकार यह परिणाम उसके लिए पहले से ही बहुत अच्छा था, इसलिए उसने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। उसने जल्दी से रुद्र को झुकाकर अभिवादन किया और फिर इंद्रसेन को घसीटकर बाहर ले गया। रुद्र शांति से सोफे पर बैठा और इंद्रसेन की पीछे हटती हुई पीठ को देखा। वो लाचार होकर मुस्कुराया, फिर निहाल की ओर मुड़ा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि सेठी में लोगों को खबर मिल गई है? उन्हें मिल गई होगी। आखिरकार इस डाला का पैमाना इतना बड़ा है तो उन्होंने इसे जरूर देखा होगा। निहाल ने जवाब दिया, ये अच्छा है कि उन्होंने देखा। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया, फिर निहाल को देखा और पूछना जारी रखा, क्या मेरी मंगेतर के बारे में कोई खबर है? मैंने मूल रूप से उन सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया है जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मुझे अभी भी मिस मेहरा नहीं मिली है। मुझे नहीं लगता कि मिस मेहरा अब किसी खतरे में है, क्योंकि जिस इलाके में वह रहती है वहां कोई हत्याएं नहीं हुई है। निहाल ने कहा, रुद्र ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर भाव कुछ गंभीर लग रहा था। रुद्र को निहाल के संपर्कों की स्पष्ट समझ थी। चूंकि निहाल भी प्रिया के ठिकाने का पता नहीं लगा सका, तो इसका मतलब था कि प्रिया का गायब होना सेठी से संबंधित था, या निहाल अब तक कुछ पता लगा लेता। मैं गाला का मामला तुम पर छोड़ता हूं। अगर मेरी मंगेतर से कोई खबर मिलती है तो तुम्हें मुझे तुरंत सूचित करना चाहिए। इस पल में रुद्र का दिमाग अब इस दावत पर नहीं था। जब उसने सुना कि प्रिया की अभी भी कोई खबर नहीं है तो उसका मूड स्वाभाविक रूप से और भी भारी हो गया। वो खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हो गया। मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपको वापस जाने देना चाहिए। शौर्यवीर सिंह ने जल्दी से रुद्र से कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पार्टी में मेहमानों का स्वागत करने के लिए रुक सकते हो। रुद्र ने सीधे अपना हाथ हिलाकर मना कर दिया। ठीक है। शौर्यवीर सिंह ने थोड़ा सिर हिलाया और रुद्र के साथ नहीं गया। रुद्र लिफ्ट में अकेले होटल से बाहर चला गया। हालांकि जैसे ही रुद्र होटल से बाहर निकला, उसने एक काली मर्सिडीज बेंज को अपनी ओर आते देखा। जब उसने मर्सिडीज बेंज को देखा तो रुद्र की आंखों में संदेह का एक निशान झलका। जल्द ही मर्सिडीज बेंज रुद्र के सामने रुकी। बीच की उम्र का एक आदमी कार से बाहर आया और रुद्र से सम्मानपूर्वक कहा, नमस्ते मिस्टर सिंघानिया। रुद्र ने अपने सामने बीच की उम्र के आदमी का मूल्यांकन किया। उसका भाव बहुत सतर्क था क्योंकि वह इस बीच की उम्र के आदमी को नहीं जानता था। रुद्र ने एक सतर्क अभिव्यक्ति के साथ अपनी ओर चल रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। आखिरकार रुद्र आज एक पार्टी आयोजित कर रहा था और उसने इतने सारे लोगों के सामने अपनी पहचान उजागर कर दी थी।
मूल रूप से यहाँ तक कि कुछ भी स्थिति वाला कोई भी व्यक्ति रुद्र की पहचान के बारे में जानता होगा। अगर दूसरा पक्ष उससे बदला लेना चाहता था या उसे अपहरण करना चाहता था तो यह परेशानी भरा होगा। इसलिए रुद्र ने अपनी चौकसी बनाए रखी। वह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की हर हरकत का निरीक्षण कर रहा था। अगर दूसरा पक्ष लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत करता तो रुद्र गारंटी दे सकता था कि उसे पहले ही पल में नियंत्रित कर लिया जाएगा। हालांकि कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद रुद्र को पता चला कि यह आदमी एक बुरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र के पास जाते समय उस आदमी का व्यवहार बहुत स्वाभाविक था। इसके अलावा उस आदमी के पीछे कोई अन्य सहायक नहीं थे और वो अकेले उसकी ओर बढ़ रहा था। इसलिए रुद्र थोड़ा शांत हुआ। एक पल बाद मध्यम आयु वर्ग का आदमी रुद्र के सामने चला गया और सम्मानपूर्वक पूछा, माफ कीजिए, आप मिस्टर सिंघानिया होने चाहिए, है ना? मैं हूं। आप कौन हैं? रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया, मिस्टर सिंघानिया, मैं तारक हूं, मुंबई में सिंह ग्रुप का अध्यक्ष। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कान के साथ समझाया। तारक। जब रुद्र ने यह नाम सुना तो उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखी। उसने पहले इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। रुद्र की प्रतिक्रिया देखने के बाद तारक ने बहुत स्वाभाविक रूप से कार्य किया और मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर सिंघानिया, अगर आप मुझे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मिस नंदिनी के बारे में सुना होगा, है ना? नंदिनी। रुद्र के चेहरे पर अभिव्यक्ति कुछ हैरान थी। हालांकि रुद्र और निहाल ने पहले ही उम्मीद कर ली थी कि इस पार्टी के बाद सेठी निश्चित रूप से जल्द उन्हें खोजने आएंगे। आखिरकार नीलामी शुरू होने में 2 दिन से भी कम समय बचा था। नंदिनी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि रुद्र ने नंदिनी की प्रतिक्रिया इतनी तेज होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने अभी अभी अपनी पार्टी खत्म की थी और नंदिनी पहले ही किसी को उसे खोजने के लिए भेज चुकी थी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद रुद्र ने तारक को देखा और उदासीनता से पूछा, क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? मिस्टर सिंघानिया, मिस ठाकुर आपसे मिलना चाहती है, क्या आपके पास अभी समय है? तारक ने जवाब दिया। रुद्र 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया और कहा, मेरे पास समय है, कृपया इस तरफ से आए। रुद्र के सहमत होने के बाद तारक ने पहल की और रास्ता दिखाया। वो रुद्र को एक मर्सिडीज बेंज के दरवाजे तक ले आया। रुद्र ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और अंदर चला गया। कार में आने के बाद ड्राइवर ने कार शुरू की और आगे बढ़ा। तारक सामने की यात्री सीट पर बैठा था और एक शब्द भी नहीं बोला। रुद्र पीछे की सीट पर अकेला बैठा था और अपने फोन से खेल रहा था। रुद्र ने मूल रूप से निहाल को फोन करके अपनी तरफ की स्थिति के बारे में बताने की योजना बनाई थी। हालांकि एक पल के लिए सोचने के बाद उसे लगा कि उसे किसी भी खतरे में नहीं होना चाहिए। अगर नंदिनी उससे निपटना चाहती तो वो सीधे ऐसा कर सकती थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा इस मामले के बारे में निहाल और अन्य लोगों को सूचित करना व्यर्थ लग रहा था। इसलिए रुद्र ने अंत में ये कॉल नहीं किया। रुद्र को लगा कि चूंकि नंदिनी उससे मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी, इसका मतलब है कि वह बहुत उत्सुक होनी चाहिए। इस मामले में जब वह बाद में नंदिनी के साथ बातचीत करेगा तो वह नेतृत्व लेने में सक्षम होना चाहिए। लगभग आधे घंटे बाद मर्सिडीज बेंज एक क्लब हाउस के सामने रुक गई। रुद्र ने क्लब का नाम देखा और बड़बड़ाया, ब्राइट मून क्लब। ये क्लब मुंबई में बहुत प्रसिद्ध था। इससे पहले कि रुद्र को विरासत मिली थी, उसने इस क्लब के बारे में सुना था। ऐसा कहा जाता था कि मुंबई के कई अमीर लोग, खासकर पुरुष, इस क्लब में खेलना पसंद करते थे। मिस्टर सिंघानिया, कृपया अंदर आए। तारक कार से बाहर आने के बाद उसने रुद्र के लिए दरवाजा खोलने की पहल की और फिर रुद्र से फुसफुसाया। रुद्र कार से बाहर निकला और तारक का पीछा करते हुए क्लब हाउस में चला गया। क्लब हाउस में चलते हुए रुद्र की आंखों को सबसे पहले एक विशाल शास्त्रीय परिदृश्य पेंटिंग मिली। इसके अलावा क्लब हाउस की स्थापत्य शैली सभी प्राचीन महल वास्तुकला के समान तरीके से बनाई गई थी। इसने लोगों को यह महसूस कराया कि वे एक वास्तविक शानदार महल में आ गए हैं। यहाँ तक कि अगर वे यहाँ पैसे खर्च करने के लिए नहीं आते
तो अगर वे इसे एक के रूप में मानते तो ये निश्चित रूप से एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल होगा। हालांकि रुद्र जानता था कि जो लोग इस जगह पर आते थे वे सिर्फ दृश्य देखने के लिए नहीं आते थे। मिस्टर सिंघानिया, आज आपकी जगह पर एक पार्टी है, इसलिए क्लब हाउस में आधे से भी कम मेहमान हैं। आमतौर पर बहुत सारे मेहमान होते हैं। तारक ने रुद्र से मुस्कान के साथ कहा, मैंने ब्राइट मून क्लब के बारे में सुना है। रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया, हाँ हाँ। तारक ने हल्के से मुस्कुराया और क्लब हाउस के सामने की ओर चलना जारी रखा। रास्ते में रुद्र ने कई खूबसूरत वेट्रेस को उत्कृष्ट रूप और सुंदर आकृतियों के साथ देखा। ये वेट्रेस बहुत उत्तेजक रूप से कपड़े पहने हुए थी और उनमें से कोई भी एक देवी स्तरीय अस्तित्व हो सकती थी। इसके अलावा रुद्र ने यह भी पाया कि वह जितना गहरा गया, सुंदरियों की गुणवत्ता उतनी ही अधिक थी। रुद्र खुद को कुछ और झलकियां लेने से रोक नहीं सका। रुद्र आखिरकार समझ गया कि यह ब्राइट मून क्लब इतना प्रसिद्ध क्यों था। कुछ मिनट बाद रुद्र ने तारक का पीछा करते हुए एक निजी कमरे में आया। मिस्टर सिंघानिया, मिस ठाकुर पहले ही निजी कमरे में आपका इंतजार कर रही है, कृपया अंदर आए। तारक अचानक रुक गया और रुद्र से फुसफुसाया। रुद्र ने तारक के शब्दों को सुनने के बाद उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी हिचकिचाती लग रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। हालांकि रुद्र को लगा कि चूंकि वह पहले ही आ चुका था, अगर वह अब अंदर नहीं जाता तो यह वास्तव में बहुत शर्मनाक होगा। इसलिए एक गहरी सांस लेने के बाद वह सीधे निजी कमरे में चला गया। निजी कमरे में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने अंदर एक बहुत ही सुंदर महिला को बैठा हुआ पाया। महिला ने हल्का मेकअप किया था और आकर्षक लग रही थी। उसने एक तंग काली टी शर्ट पहनी हुई थी जिसने उसके वक्रों को पूरी तरह से रेखांकित किया था। उसकी कमर पतली थी और उसने एक छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी जिसने उसकी दो पतली और गोरी टांगों को उजागर किया था। उसने लाल ऊंची एडी के जूते भी पहने हुए थे जिससे वो असाधारण रूप से सेक्सी और आकर्षक लग रही थी। इस समय नंदिनी सोफे पर बैठी थी, उसके सामने लैपटॉप को देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर थी, जैसे कि उसे ये एहसास नहीं हुआ था कि रुद्र पहले ही कमरे में प्रवेश कर चुका था। तारक एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, मिस ठाकुर, मिस्टर सिंघानिया यहाँ है। नंदिनी ने तारक के शब्दों को सुनने के बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और रुद्र को देखा। फिर वो खड़ी हो गई और रुद्र से मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते मिस्टर सिंघानिया।